सेम क्लासेस। अभी जस्ट हम लोगों ने खत्म किया है क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड आई थिंक आप लोगों को मेरे वीडियोस के द्वारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इसी चैप्टर का NCERT सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल स्कूल में NCERT के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और NCERT के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर का NCERT का सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ, जिसमें कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी होंगे। इंटरनल क्वेश्चंस मीन्स कुछ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के बाद दिए जाते हैं, उन्हें हम लोग इंटरनल क्वेश्चंस कहते हैं। उनका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, साथ में आपके जो इस चैप्टर का एक्सरसाइज है NCERT में उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं NCERT सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग NCERT सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 15 NCERT बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ट बाय अ प्योर सब्सटेंस। इसका डेफिनेशन मैंने नोट्स में भी लिखा है, वैसे तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही आंसर को उतारिए, आप खुद अपने कॉन्सेप्ट से भी आंसर को बना सकते हैं, बट कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? वैसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वैसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा है, सल्फर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली सल्फर एटम। वाटर, यदि मैं वाटर और बेसिकली मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसमें वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, तो जो डिस्टिल्ड वाटर हुआ वो हो गया प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। कभी भी डिफ्रेंशिएशन आए तो आप उसे इस तरह से कॉलम वाइज बनाइएगा, उससे मार्क्स अच्छा आता है। नाउ होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर मैं वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होमोजीनस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है। क्लियर? जैसे कि एक ग्लास वाटर में यदि मैंने चीनी को घोल दिया तो इसमें पूरे ग्लास का जो सॉल्यूशन है इसमें हर जगह चीनी और पानी का अमाउंट का जो रेशियो है, जो कंपोजिशन वो सेम होगा। बट यदि मैंने मिट्टी और सॉल्ट को आपस में मिला दिया और यूँ ऐसे ही मिक्स करके रख दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। ये मैंने वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैंने ये भी कहा था वीडियो में कि जब भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आप जैसे ही क्वेश्चन में आए, आप तुरंत अपने दिमाग में एग्जाम्पल रख लीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यानी शरबत की मैंने बात कही थी। अब जब मैं शरबत की बात कहती हूँ तो क्या कभी भी ऐसा होता है कि शरबत में चीनी और पानी अलग अलग नज़र आते हैं? यानी कि चीनी और पानी के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। बट यदि पानी या बालू और मिट्टी को मैं मिला दूँ, और मैंने ये वीडियो में अपना दिखाया भी है, तो उसमें बालू एंड मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। थर्ड है कि इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कांट बी सीन इजीली, आसानी से हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं। पानी में यदि चीनी घुल गया है तो उसे नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, बट इसमें आसानी से देखा जा सकता है। अब मैं अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड के जो ब्लड सेल्स होते हैं उसे हम लोग आसानी से नहीं देख सकते, बट हाँ माइक्रोस्कोप से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से। बट इसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर सोल्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम, हाउ आर सोल्स सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके लिए मैंने नोट्स में जो पेज नंबर 11 है मैं उसे दिखा भी देती हूँ। ये जो कॉलम मैंने बना रखा था, ठीक है, सोल्स हम लोग कॉलवाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं, ये मैंने बताया है। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन
मेरा जो नोट्स है उसमें पेज नंबर 11 में जो ये टेबल बना है, आपको एग्जैक्टली सिर्फ यही टेबल को ड्रॉ कर देना है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कहा है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपको कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इसको देख के ये पता लगा सकते हैं क्या कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? क्लियर? जो कम मात्रा में रहेगा यानी जो कम अमाउंट में रहेगा वो होगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो होगा सॉल्वेंट। यहाँ वाटर है 100 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम, तो सॉल्यूट हो गया सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर। चलिए इस न्यूमेरिकल्स को, वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया है, बट ये NCERT का क्वेश्चन है तो इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट आप बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा अपने स्कूल के एग्जाम में। मास ऑफ सॉल्यूट इट इज़ 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। हमारा आया 136 ग्राम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, और जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 26.47%। याद रखिएगा, जब भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो आप परसेंटेज में उसे लिखिएगा। क्लियर? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मैंने गलती से मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया था, एक्चुअली ये होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? नाउ हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिबल विथ ईच अदर। आप केरोसिन और पेट्रोल इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएगा, और ये दोनों आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, बिकॉज बोथ आर मिसिबल लिक्विड। बट इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में करीब 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल ये लेस होता है, और जितना भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल है ये आपको पता नहीं रखना है अभी, क्योंकि ये याद भी नहीं करना है, उससे 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केरोसिन ऑयल है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल एंड केरोसिन का जो मिक्सचर है उसे हम लोग एक डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन के सेटअप में उसे रख देंगे। वहाँ थर्मोमीटर भी होगा। क्लियर? और जैसे ही क्या होगा कि टेम्परेचर उसे हम लोग हीट करेंगे, जैसे ही वो हीट किया जाएगा देन पेट्रोल स्टार्ट्स डिस्टिलेशन एज इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट चूँकि कम है तो इसका डिस्टिलेशन का प्रोसेस होने लगेगा। जब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इट मीन्स कि जो भी डिस्टिलेशन के प्रोसेस में है वो हमारा पेट्रोल है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा हम लोगों को तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोल डिस्टिल हो चुका है, और हम लोगों को वहाँ से जो भी हमारा कंटेनर है जिसमें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे कलेक्टिव कंटेनर कहते हैं, उसे हम लोग रिमूव कर लेंगे और फिर वहाँ दूसरा कंटेनर लगा देंगे। एंड आफ्टर फिर से ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस यानी आफ्टर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा तो केरोसिन का डिस्टिलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका डिस्टिलेशन करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट। वैसे मैंने तो वीडियोस में सारा बता ही दिया है, चलिए मैं बताती हूँ। बटर फ्रॉम कर्ड बाय विच प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगेशन। जहाँ भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कर्ड के अंदर बटर सस्पेंडेड रहता है, वहाँ हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के द्वारा उसे अलग करते हैं। ठीक है। सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक को किस तरह से अलग किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जब हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं तो जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर बना देता है, और हमारा पीछे में क्या बच जाता है?
सॉल्ट। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ये दोनों वाइट कलर के होते हैं। तो हम लोग इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि कैम्फर जो है वो सब्लिमेट है। कैम्फर इट मीन्स कपूर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन आप वीडियोस में भी देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है और इसमें किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो वैसे मिक्सचर जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उसका कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, वो या तो गिवन सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल हो या गिवन सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो। क्लियर। किसी किसी बुक में या कहीं आपको मिल जाएगा इम्प्योरिटीज़ लिखा हुआ, या कहीं आपको मिल जाएगा कि वन सब्सटेंस हैज़ लेस और मोर सॉल्युबल इन गिवन सॉल्वेंट। क्लियर। यानी कि जो भी गिवन सॉल्वेंट है उसमें कोई एक सब्सटेंस या तो कम घुलता है या तो ज़्यादा घुल जाता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट वही पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो क्लास में दिया हुआ है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मैंने इसका सॉल्यूशन जस्ट मैंने इस तरह से बता दिया है। फिजिकल चेंज मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, वैसे वीडियो में मैंने बताया है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? वैसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। क्लियर। और केमिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी वाला बन जाता है। फर्स्ट वन इज कटिंग ऑफ ट्री। अब किसी पेड़ को काटेंगे, लेट अस सपोज मैं यहाँ डायग्राम बनाकर बताती हूँ। इट इज़ अ ट्री, ठीक है। ये एक, अगर मैं इसे कट कर दूँ तो क्या ये मैंगो ट्री है, तो इसके वुड, इसके लीव्स, इसकी क्वालिटी क्या मैंगो की जगह लीची की ट्री बन जाएगी, लीची के लीव्स बन जाएंगे। अगर इसमें मैंगो लटका हुआ हो तो क्या ये लीची का फल बन जाएगा? नहीं ना। इसलिए कटिंग ऑफ ट्रीज ये फिजिकल चेंज होगा। पी फॉर फिजिकल एंड सी फॉर केमिकल। ये आप अपनी कॉपी में आंसर इसे तैयार कर लीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ बताया है आपको। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। जब हम लोग बटर को मेल्ट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, और जब उसे ठंडा करते हैं तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन इज़ अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। एल्मीरा में अगर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो फिर उसे हम लोग वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और रस्ट की प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, दैट्स वाई इट इज़ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। जब हम लोग उसे ठंडा करेंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा, और स्टीम की प्रॉपर्टी यानी स्टीम भी H2O है एंड वाटर भी H2O है, इसलिए इट इज़ फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ये आपका केमिकल चेंज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है वाटर, और वो सेपरेट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से अलग होती है, यानी कुछ नया चीज़ बना, नई प्रॉपर्टी वाला, दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा हम लोग, या डिस्टिलेशन के प्रोसेस के द्वारा हम लोग वाटर एंड कॉमन सॉल्ट दोनों को अलग अलग 100% कर सकते हैं। मेकिंग फ्रूट सलाद। आपके घर में जो सलाद बनाया जाता है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। आपने कुकुम्बर लिया और उसे कट कर दिया, क्या कुकुम्बर के जो पीसेस हैं वो ककड़ी के पीसेस बन गए या फिर वो बैगन के पीसेस बन गए? नहीं, जो कुकुम्बर के पीसेस है वो कुकुम्बर के ही पीसेस होते हैं, यहाँ कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, दैट्स वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब आप एक कागज़ को लेकर के उसे जला लो तो जो उसके एशेस बनते हैं, जो उसका राख बनता है, क्या वो कागज़ की प्रॉपर्टी का होता है? नहीं। उसी तरह से लकड़ी को अगर जला दिया जाए तो क्या वो लकड़ी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि वो जो एशेस के फॉर्म में बन जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंजेस। क्लियर। अब आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू सेग्रीगेट द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। क्लियर। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपको लिख दिया है, दिस इज़ आंसर। आप आंसर बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, क्योंकि यही डाटा मुझे ऊपर लिखना था तो मैंने नहीं लिखा। क्लियर। लेकिन आपके स्कूल की कॉपी में तो ये होना ही चाहिए। प्योर सब्सटेंसेस कौन है? नेफ्थलीन बॉल्स, क्योंकि उसमें सिर्फ कंपाउंड नेफ्था ही मौजूद है।
सोडियम क्लोराइड भाई कंपाउंड है, बेकिंग सोडा कंपाउंड है, डिस्टिल्ड वाटर ये प्योर वाटर है, डायमंड सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, स्टीम वाटर वेपर है ये, एलम एलम यानी फिटकिरी होता है, ये भी एक कंपाउंड है, अल्कोहल भी एक कंपाउंड है, एंड ग्रेफाइट ये भी सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्योर सब्सटेंस। बट मिक्सचर में हम लोगों ने क्या लिखा है, टैप वाटर यानी नल का जो पानी होता है वो सिर्फ वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए रहते हैं। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, बहुत सारे चीज़ों का ये मिक्सचर होता है और दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन मिक्सचर। एयर में बहुत तरह के गैसेस होते हैं। गोल्ड ऑर्नामेंट्स सिर्फ प्योर गोल्ड का नहीं बना रहता है, उसमें कॉपर या सिल्वर भी मिले हुए होते हैं यानी कि वो एलॉय रहता है। कैरोसिन नाम से तो लग रहा है कि एक तरह का ऑयल है, बट कैरोसिन ऑयल में बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर होता है कैरोसिन, इसलिए इसे मिक्सचर कहा जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन में भाई नमक और पानी है। ब्रास भी एक एलॉय है कॉपर का, इसलिए विनेगर ये भी हम लोगों का अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है। एंड वुड भी बहुत सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, दैट्स वाई इसे हम लोगों ने मिक्सचर में इंक्लूड किया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू सप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? किस सेपरेशन टेक्निक्स मैंने आप लोगों को मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो वीडियोस दिया था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, आप इसे कैसे कीजिएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, मैंने आंसर भी यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ये बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड रेसिड्यू के फॉर्म में लेफ्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड प्लस, वहाँ आपके ऐसे NCERT बुक में सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, क्लियर, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट है। मेटल फ्रॉम इंजन ऑयल, मान लिया कि पेट्रोल के अंदर कोई मेटल गिर जाए तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिया है कि जो मेटल है वो आयरन है। यदि आयरन दिया रहे तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन लिख सकते हैं, बट कोई भी मेटल है। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर, याद कीजिए कभी भी कलर को अगर सेपरेट करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। बटर फ्रॉम कर्ड, ये जस्ट अभी पीछे भी मैंने बताया, सेंट्रिफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, चूँकि ये दोनों मिसिबल नहीं हैं, बोथ आर इमिसिबल लिक्विड, दैट्स वाई दीज आर सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, आप कैसे चाय बनाते हो घर में तो किस तरह से उसे टी लीव्स को उससे कैसे अलग करते हो, क्लियर, आप कैसे करते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिन्स, जहाँ पे आयरन दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग आसानी से मैग्नेटिक सेपरेशन लिख सकते हैं। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, इसके लिए विनोइंग का प्रोसेस किया जाता है। एक्चुअली जो हस्क होता है वो लाइट वेटेड होता है, व्हीट ग्रेन्स थोड़ा सा हैवी वेटेड होता है, तो विनोइंग के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस से और एक सर्टेन डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, ठीक है, और इसे हम लोग गिराते हैं। चूँकि हस्क काफ़ी लाइट वेटेड होता है तो ये हवा के साथ बहकर दूर चला जाता है, और जो ग्रेन्स होता है वो चूँकि हैवी होता है विथ रिस्पेक्ट टू हस्क, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग, क्लियर। आप लोगों ने टीवी में देखा भी होगा ये सीन, और आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। नाउ फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, जब क्या करेंगे, एक गिलास पानी ले लेंगे और उसमें फाइन मड को हम लोग डाल देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो सेडिमेंट हो जाएगा और डिकैंटेशन कर देंगे, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होगा। और एक और काम किया जा सकता है, लोडिंग बाय एलम, अगर उसमें थोड़ा सा एलम डाल दिया जाए यानी थोड़ी सी फिटकिरी डाल दी जाए तो क्या होगा, जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है ना वो काफ़ी जल्दी होने लगता है, काफ़ी अच्छे से होता है। तो इस तरह से हम लोग मड पार्टिकल्स को वाटर से अलग कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसे कोशिश कीजिएगा कि खुद से लिखें, क्लियर। क्या है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ वर्ड, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, इन सारे टर्म को यूज़ करके आप चाय बनाते हो, क्लियर। नहीं बनाते हो तो बनाना सीख लो।
तो चाय बनाने का जो आपका प्रोसेस है, आप इन सारे टर्म को आप यूज़ करके उसे लिखिए। वैसे तो मैंने लिख रखा है, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करके उसे उतार लेंगे अपनी कॉपी में, बट कोशिश कीजिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप खुद से लिखें। क्या करेंगे हम लोग, अब चाय कैसे बनाते हैं भाई, चलिए मैं चाय बनाना बताती हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो चाय बनाइए और अपने पेरेंट्स को पिलाइए। वाटर ले लेंगे एक पैन में और उसे हीट करना शुरू करेंगे। वाटर क्या, वहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा। फिर उसमें हम लोग टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क हम लोग उसमें ऐड करेंगे। तो टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क सॉल्यूट का काम करेगा, जिसमें से शुगर एंड मिल्क जो है वो सॉल्युबल होता है, बट टी लीव्स इनसॉल्युबल होता है। और इस तरह से एक सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया, क्लियर। और उसे बॉईल किया, थोड़ी देर के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे मिक्सचर को, यानी जो हमारा सॉल्यूशन तैयार है उसे हम लोग फ़िल्टर करते हैं बाय यूजिंग टी स्ट्रेनर, क्लियर, जिसे हम लोग चाय छन्नी कहते हैं। टी स्ट्रेनर से हम लोग उसे छानते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जो फिल्ट्रेट मिलता है वो हमारा टी रहता है और टी स्ट्रेनर के ऊपर रेसिड्यू कलेक्ट हो जाता है जो कि टी लीव्स होता है। इस तरह से चाय बनाई जाती है। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा मास ऑफ सब्सटेंसेस 100 ग्राम। प्रज्ञा एक लड़की का नाम है और इसने क्या किया था, 4 सब्सटेंस लिया था। वो चारों सब्सटेंस क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और ये 4 टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर उसने क्या किया कि 100 ग्राम सब्सटेंस लिया सभी का और उसकी सॉल्युबिलिटी निकाली। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी डाटा के आधार पर आपका सारा आंसर तैयार है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution in 50 gram of water at 313 Kelvin? आपको 50 ग्राम वाटर में यदि पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना हो 313 केल्विन पर, तो आपको कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। सबसे पहले हम लोग डाटा देखेंगे। 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट कितना है, 62 ग्राम। तो अब हम लोग यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, बहुत आसान है। चूँकि ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि सब 100 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर नीडेड 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ जो वाटर का अमाउंट है वो 100 ग्राम क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो यानी कि 100 ग्राम को 62 ग्राम चाहिए, तो भाई 50 ग्राम को कितना चाहिए, जस्ट 2 से उसे डिवाइड कर देंगे, इट इज 31 ग्राम, क्लियर। सेकेंड है कि प्रज्ञा में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इन वाटर एट 353 केल्विन एंड कूल इट एट रूम टेम्परेचर। 353 केल्विन पर उसने एक सॉल्यूशन बनाया और उसे ठंडा कर दिया। तब क्या हुआ और क्यों हुआ। अब आप सोचिए, जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो जो सॉल्यूशन की उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और जब उसे ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में लिखना, आंसर में लिखना है। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज ऑन कूलिंग एज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ, आपको क्या लिखना है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच एट 293 केल्विन। बहुत आसान है, आप इसमें डाटा देखिए एंड 293 केल्विन पर सबकी सॉल्युबिलिटी क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम, आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। अब किसी भी सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कॉलोइड एंड सस्पेंशन। इन चारों को डिफाइन करना है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। ये मैंने नोट्स में भी लिखा है, वीडियोस में भी समझाया है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसे बनाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। यही डाटा में आपका दिया हुआ था, सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर टी, वुड एंड सॉइल। अब आपको इसे होमोजीनस हेट्रोजीनस में
क्लासीफाई करना था तो आप इसे ऐसे ही क्लासीफाई कीजिएगा। How would you confirm that a colorless liquid is pure water? It is very interesting. आपको कैसे पता चलेगा कि जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है वो वाटर ही है और प्योर वाटर ही है? तो पहले ये बताइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यदि इसमें कोई सॉल्यूट वगैरह मिला रहेगा तो भाई डिस्टिलेशन के प्रोसेस में कुछ रेसिड्यू भी बच जाएगा। बट यदि हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करें जिसमें थर्मोमीटर भी रहे एंड डिस्टिलेशन सेटअप रहे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा इट स्टार्ट टू बॉयल, वो बॉयल करना शुरू कर देगा। क्लियर? और पूरा डिस्टिलेशन हो जाएगा। टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे कोई रेसिड्यू भी नहीं बचा। यदि रेसिड्यू नहीं बचा, पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करना शुरू कर दिया, इट मीन्स इट इज़ वाटर। और यदि रेसिड्यू नहीं बचा इसका मतलब कि वो प्योर वाटर है। क्लियर? ना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर प्योर सब्सटेंस। अब भाई आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आइस, मिल्क, आयरन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ब्रिक, वुड, एयर। चलिए मैं बता ही देती हूँ। आइस सिर्फ वाटर का बना रहता है इसलिए प्योर है। मिल्क मिक्सचर है इसलिए प्योर नहीं है। आयरन सिर्फ आयरन एलिमेंट का बना है इसलिए ये प्योर है। जो भी कंपाउंड्स रहते हैं अगर कंपाउंड का नाम दिया है पार्टिकुलर तो वो हमेशा प्योर होता है। दैट्स वाई D and E इज़ ऑल्सो प्योर। ये तो भाई एलिमेंट का ही नाम दिया है, दैट्स वाई इट इज़ प्योर। ब्रिक जो ईंट बना हुआ रहता है वो सॉइल से बनता है एंड सॉइल कभी भी प्योर नहीं होता है। वुड भी प्योर नहीं होता है और एयर भी प्योर नहीं होता है क्योंकि ये तीनों मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन अमॉन्ग दीज। क्या था क्वेश्चन में? सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल एंड सोडा वाटर। क्लियर? मिक्सचर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना है तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि सी वाटर इज़ अ सॉल्यूशन। एयर इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी गैसियस स्टेट में है एंड सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में है। ना कोल इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एंड सोडा वाटर नाम से ही पता है कि ये तो 100% सॉल्यूशन ही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट आपका जो भी डाटा दिया है क्वेश्चन में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लियर? यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों ने NCERT के जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोगों ने समझ लिया एंड आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्लियर? और बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर और आराम से क्वेश्चन का आंसर उतार लेंगे। बट आप लोग कोशिश कीजिए कि मैं जो भी बता रही हूँ वो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है? बहुत सारा चीज़ तो नोट्स पर ही आधारित होता है। आप लोगों को नोट्स के द्वारा ही उसे लिखना है तो आंसर सेम होंगे। बट एक दो क्वेश्चंस ऐसा है जो कि खुद अपने मन से लिखना है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुद से क्वेश्चन का आंसर लिखें। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।